जो लोकतंत्र है, आज का अहम मुद्दा लोकतंत्र है अपने, खास करके भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश रहा है। तो जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं लोकतंत्र को, और आज के जो समाज में जो जिस तरह से लोकतंत्र को राजनीतिक पार्टियां रिप्रेजेंट करती हैं, क्या है, बाज लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से लोकतंत्र को डिफाइन किया गया है और अभी किस तरह से है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से अर्थात संवैधानिक रूप से या नियमों को बनाकर लोकतंत्र तो नहीं खत्म किया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारा मुश्किल से बजट लगभग 1500 करोड़ का था, और तब हमने एम्स, DRDO मतलब इसरो। आपने वेदों की बात की, वेदों में एक किताब है मनुस्मृति। हाँ, बाबा साहब में मुझको इतनी आस्था है कि उन्होंने पढ़ी है और उन्होंने जलाई है उसको। कहता है वो बाबा, मैं तो बाबा नहीं मानता हूँ, लड़का है, नया लड़का है, हमसे उम्र में छोटा होगा, जो है 28-30 साल। हाँ, और हमारी एज 42 वर्ष है। वो बाबा किस चीज़ का? वो कहता है कोई व्यक्ति आता है SC ST OBC में, अरे अरे ऐसे कहता, पैर उठा के पैर छूने जा रहा था, अरे अरे तुम अछूत हो, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। मतलब एक महिला बस इतना है, वाइफ। स्वागत करते हैं सर आपका हम अपने चैनल पर। धन्यवाद। पहले तो मैं सर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, और हम आज चर्चा करेंगे राजनीति सब्जेक्ट पर, यानी कि पॉलिटिकल साइंस पर, और जो आम समाज में जो राजनीति होती है, जो राजनेता करते हैं, जिससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ होता है, उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही सर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा समझेंगे, जानेंगे। तो सर हम शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और ये किस तरह से काम करती है। जो ठीक, देखिए, राजनीति और राजनीति विषय दोनों अलग हैं। तो सबसे पहले हम राजनीति विषय पर बात कर लेते हैं, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को। और राजनीति में विषय में क्या है, बच्चों को हम संविधान की जानकारी देते हैं। सबसे पहले अपने, जब हम BA में बच्चा एंट्री करता है उसका ग्रेजुएशन में, तो पहले हम संविधान की जानकारी देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे और सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, राज्य क्या है, और जो हमारे पुराने सिद्धांत चले आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे देश है, प्रमुख देश जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, और हमारा पड़ोसी देश चाइना है, और स्विट्जरलैंड है, इनकी हम चर्चा करते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, जैसे बहुत सारे संगठन हुए बने हैं, नाटो है, इस तरह के संगठन हैं, इन पर हम बात करते हैं। बच्चों को उनके 5 साल में, अगर वो BA में राजनीति विज्ञान छोड़ नहीं देता, तो हम 5 साल उसको पूरा हर तरीके से पूरी जानकारी देते हैं। पहले हम संविधान से, भारतीय संविधान से स्टार्ट करते हैं, फिर अन्य चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है उसे हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी देते हैं। अब तो बच्चों को वहां से बहुत सारी चीज, तो बच्चों को साथ साथ इसके विषय के साथ साथ और सारी चीज बताई जाती हैं कि आपको कैसे अपने अधिकार कैसे जानने हैं। तो वो सब अगर कोई बच्चा सही से पढ़ेगा राजनीति विज्ञान, तो निश्चित रूप से वह समाज को भी नई दिशा दे पाएगा और अपने भविष्य के बारे में भी, अपने अधिकारों को जानेगा। और उसके आसपास अगर कहीं गलत होता है किसी के भी कारण, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, चाहे वह कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो या कोई अराजक तत्व है, तो वह संविधान अगर पढ़ेगा, राजनीति विज्ञान पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वह अपने समाज के लिए और अपने लिए लड़ पाएगा। नहीं तो उसे जब अधिकार ही जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे लड़ाई करेगा। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में सर सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट हैं 2-3, कौन से होते हैं? पहले हमने बताया था आपको, पहले हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में है राजनीति भारत। ओवरऑल जो 5 सालों में ओवरऑल जो पढ़ाया जाता हो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता हो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ। और उसके बाद है थिंकर पढ़ाए जाते हैं, भारतीय थिंकर और वेस्टर्न थिंकर, जो लोकतंत्र पर सोचते हैं। हाँ, भारत। सर एक चीज और हम बात को काटते हुए आपसे पूछ रहे हैं। हाँ? जो लोकतंत्र है, आज का अहम मुद्दा लोकतंत्र है अपने, खास करके भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश रहा है। तो जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं लोकतंत्र को,
और आज के जो समाज में जो जिस तरह से लोकतंत्र को राजनीतिक पार्टियां रिप्रेजेंट करती हैं, क्या है, बाज लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से लोकतंत्र को डिफाइन किया गया है और अभी किस तरह से है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से अर्थात संवैधानिक रूप से या नियमों को बनाकर लोकतंत्र तो नहीं खत्म किया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। जैसे कोई पत्रकार है, ठीक है, कैसे, मतलब जो हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, लोक पत्रकार, मीडिया, उसको तक कंट्रोल किया गया। जो पैसे से कंट्रोल हो रहा है उसको पैसे से, जो धमकी से कंट्रोल हो रहा है धमकी से, जैसे वो कंट्रोल हो रहा है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया जो है, या जो पत्रकारों के पास बड़े बड़े मीडिया चैनल नहीं है, बड़े बड़े वो नहीं है, वो तो काम कर पा रहे हैं समाज के लिए, वो निश्चित रूप से चौथे स्तंभ का काम कर रहे हैं, लेकिन और लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको धमकाया जा रहा, डराया जा रहा। अभी एक घटना हुई थी 1.5 साल पहले, शायद उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हुई थी। एक पत्रकार थे महोदय, उन्होंने क्या किया, बच्चों का एमडीएम जो बन रहा था, सामान्य चीज, उसमें नमक रोटी बच्चों को दी जा रही थी, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे, हाँ, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को एमडीएम में, मिड डे मील में, उसको दिखा दिया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। इसी तरह के बहुत सारे पत्रकारों के साथ घटनाएं घट रही हैं। और कहा जा रहा है, जिसे हमारी सरकार कह रही है कि लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के, हम खुद गर्व से कहते हैं हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसमें कोई शक नहीं है। और लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र का मतलब ये है कि हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है, हमारे देश में नेता ज्यादा है या पार्टियां ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है, मतलब अनेकता में एकता है और सबको समान अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन अब लोग वर्तमान में सत्ता पाने के लिए उसका ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जैसे कि मुगल आए, ये हुआ वो हुआ, दुनियादारी। अरे भाई, आप मुगलों की बात कर रहे हैं, जिसको आप सबसे, हम यहाँ रोक रहे हैं, एक बात जोड़ना चाहते हैं। जैसे हिंदू राष्ट्र की समय बात हो रही है, निश्चित रूप से किसी की क्षमता नहीं है, किसी बाबा की क्षमता नहीं है, या किसी व्यक्ति की क्षमता नहीं, बिना इनडायरेक्ट किसी के समर्थन के, बड़े स्तर पर समर्थन के वो किसी राष्ट्र की बात करे। उसका रीजन ये है कि उस माध्यम से वो एक तो चेक कर रही है, हमारे जो एक संगठन है, हम नाम लेना चाहेंगे आरएसएस, और वर्तमान में जो सरकार है, यह चेक कर रही है कि इसका कितना प्रभाव होगा, लोग विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, किस समाज के लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग समर्थन करेंगे, कौन से लोग समर्थन करेंगे। तो जैसे अभी एक मांग हो रही थी पंजाब में, वो खालिस्तान की, हाँ। खालिस्तानी, तो उसको तो आप देशद्रोही घोषित कर दे रहे हैं। हाँ, सही बात है। हमारे देश के संविधान में, प्रियम्बल में, जैसे हम प्रस्तावना कहते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है हम पंथ निरपेक्ष हैं, ठीक है, हम निरपेक्ष। हाँ। और आप जो है, आप यहाँ बात कर रहे हैं किसी राष्ट्र की, जब एक व्यक्ति को आप आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और एक व्यक्ति, हाँ, मतलब सेम विचारधारा फॉलो करना चाहता है, अलग तरीके से, तो इसी तरह अगर कोई गलती से कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला कह दे भाई हम इस्लामिक राष्ट्र की मांग करते हैं, तो आप तो उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे, और उसे, उसके पुश्तों को जेल में डाल देंगे। और इधर धीरेन्द्र शास्त्री नाम का व्यक्ति जो है, जिसे लोग बाबा कहते हैं, निश्चित रूप से वो न बाबा है, न समाज को सही संदेश दे रहा है, सबसे बड़ा वो पाखंड फैला रहा है। अभी कहता है कि आप कैंसर का इलाज बताता है वो अपने यहाँ मंदिर में और अपने मठ में, कैंसर का इलाज की भाई हल्दी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, आप कैंसर। अभी वो जब यात्रा कर रहे थे हिंदू राष्ट्र की समर्थन में, तो खुद बीमार हो गए, तो गए कहाँ, वो हॉस्पिटल गए। तो आप एक तरफ समाज को बेवकूफ बना रहे हो, और सबसे बड़ी बात आप देखिए, हमारी जो सनातन पद्धति है, जिसको सनातन पद्धति ये लोग जोड़ते हैं कि नहीं ये है सनातन, सनातन ये नहीं है। सनातन में तो आप देखिए भगवान बुद्ध को, महावीर को देखिए, ये लोग राजघरानों के लोग थे, और इन्होंने अपना घर छोड़ा, संपत्ति, बुद्ध जी तो भगवान बुद्ध जी तो बाद में बने, सिद्धार्थ जब उन्होंने छोड़ा अपना घर, अपना राजमहल छोड़ा, तब वो सिद्धार्थ थे, और इतने बड़े वो, मतलब राजाओं के पिता थे, ठीक है। उसके बाद छोड़ दिया। और आज क्या होता, कोई भी बाबा बनता है तो उसका टारगेट होता है कि संपत्ति अर्जित करना। वो नंगे पैर चले, सारा कुछ किए, और पूरे देश में संदेश दिया उन्होंने आपके। और जहां मैं चर्चा कर रहा हूं इस समय, श्रावस्ती और बहराइच, ये तो यहाँ लगभग उन्होंने 12 वर्षावास, मतलब जो वर्षा के काल होते हैं 12 वर्षावास उन्होंने बिताए हैं जो है।
और ये सौभाग्य की बात है कि मैं रायबली से चलकर यहाँ आया और भगवान बुद्ध ने जहाँ सबसे ज्यादा समय दिया वहां मैं हूँ और किसी विषय पर बात कर रहा हूँ। तो ये जो लोकतंत्र है भैया, लोकतंत्र के लिए हमें निश्चित रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए। और लोग कहते हैं सबसे बड़ी बात है, अगर आप सरकार से जवाब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो सीधा माना जाता है आप देशद्रोही हैं। तो ये लोकतंत्र है भाई। जब हमारा देश आजाद हुआ तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हैं। जब अंतरिम सरकार बनी, मतलब चुनाव के लिए नहीं, ऐसे अंतरिम सरकार बनी, तो एक महिला आई नेहरू जी का कॉलर पकड़ के, उसने कहा अरे भैया आप तो प्रधानमंत्री बन गए हैं, हमारा लड़का तो मर गया, हमका क्या मिला? तो उन्होंने कहा माता जी आपको यही मिला कि आप एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ रही हैं। ये बड़ी बात है। आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ पा रही हैं, ये बड़ी बात। यही मिला आपको, नहीं तो आप एक अंग्रेज सिपाही का कॉलर नहीं पकड़ सकते थे। तो ये सारी चीजें, और जो बात करते आज बात बात पर आती है, नेहरू की बात आती है, पुराने की नेहरू ने क्या किया ये वो। हम सोचिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारा मुश्किल से बजट लगभग 1500 करोड़ का था, और तब हमने एम्स, DRDO, मतलब इसरो, इतने महान एम्स और जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, भाखड़ा नागल बांध, इस तरह के बांध बनाए बड़े बड़े हम लोगों ने, मतलब हमारे जो पहले प्रधानमंत्री ने थे। और आप उनकी तुलना कर रहे हो, आपने अभी तक ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो नया हो। आप स्टेडियम नहीं बना पा रहे, उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार, डबल इंजन की सरकार कही जा रही है। और इसलिए मैं इन सारी बातों को बोल रहा हूं क्योंकि मैं भाई राजनीतिक दल से जुड़ा हूं। और आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, दूसरा, एक शिक्षक को हमेशा सही बात करनी चाहिए। हाँ, एक शिक्षक के रूप में मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं तो बच्चों से निष्पक्ष बात करता हूं। सरकार ऐसा नहीं कि 100% सरकार गलत ही काम कर रही है। जिससे कोरोना के समय कोरोना के समय की बात मैं कर रहा हूं, कोरोना के समय जो हमारे देश के नागरिकों को इन्होंने जो 5 किलो राशन दिया, उस समय तो सही था। हाँ, लेकिन उसके बाद सही, उसके बाद तो आप राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ एक स्टेडियम था, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया जो है, और वो स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले जाते हैं वहां। आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम से अगर स्टेडियम बना तो भैया एक स्टेडियम और बना देते, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होता। आप लखनऊ में बना था, आप गोरखपुर में बना देते, अपने यहाँ ही बना देते। आपने उसका नाम बदल के अटल बिहारी रख दिया। इसी प्रकार गुजरात में एक स्टेडियम था। सोचिए आप प्रधानमंत्री हैं, 3 बार वहां मुख्यमंत्री रहे, आप मानी जो इस देश के जोड़ने वाला का आजादी के बाद 555 रियासतें थी, लगभग 550 रियासतें थी, उनको एकत्र किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम का स्टेडियम था गुजरात में, आपने उसको नाम बदल दिया, मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो थे उनके नाम से स्टेडियम था। अच्छा, उनका तो बीजेपी काफी गुणगान करती है अपने। हाँ, नहीं, और बीजेपी गुणगान करती है क्योंकि जानते हैं कि भाई उनको आप भाई वो तो गांधी का, शुरू से गांधी का विरोध किए, नेहरू का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप भैया बाहर जाएंगे, आप किसी भी देश में चले जाए तो आपको अंबेडकर, गांधी और बुद्ध के अलावा कोई नहीं जानता है। लोग गांधी को जानते हैं, आप कितना इग्नोर करेंगे गांधी और अंबेडकर। और भाई आप जैसे आज पुण्यतिथि थी, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है हाल इंदिरा प्रतिष्ठान लखनऊ में बुक कराया था, संगोष्ठी थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि आज 6 दिसंबर को थी, तो लेकिन उसे कैंसिल कर दिया। पता नहीं इसमें क्या उनका नुकसान होने जा रहा था, आप क्या मैसेज दें? तो ये लोकतंत्र है, आप कुछ भी करेंगे, कहीं कोई घटना घटेगी तो आप नेताओं को मिलने नहीं देंगे। अभी हमारे क्षेत्र रायबली में एक घटना घटी, हरिओम वाल्मीकि नाम का लड़का था जिसे मार दिया गया। उसने कहा मैं राहुल गांधी को जानता हूं, राहुल गांधी को मानने वाला हूं। तो उन लोगों ने कहा, जो मारने वालों ने कहा कि नहीं, हम तो भाई योगी वाले हैं। वीडियो वायरल हुआ। जब राहुल गांधी मिलने गए तो उनको रोका गया, पहले कोशिश की गई मिलने ही नहीं दिया जाए। परिवार ने कहा, परिवार से बयान दिलाया गया कि भाई हम संतुष्ट हैं सरकार के कार्यों से, निर्णय से और पुलिसिया कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। लेकिन बाद में जब मिले तो उन्होंने कहा, सर राहुल गांधी जी से बताया कि नहीं, हमें दबाव बनाकर हमसे कहा गया।
तो इस तरह की घटनाएं जो है ये बताती हैं कि निश्चित रूप से लोकतंत्र हमारा खतरे में है। जैसे हम इंदिरा जी को दोष देते हैं, निश्चित रूप से इंदिरा जी की वो गलती थी, इसमें कोई और हम क्लास में भी यही पढ़ाते हैं कि ऐसा नहीं कि हम विपक्ष में हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं और वो हमारे साथ गठबंधन में है तो हम कहें नहीं जो हुआ सब एकदम 100% हुआ, सही हुआ। तो इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई निश्चित रूप से वह गलत थी और उस समाज ने उसको नकारा भी बाद में। अच्छा, ये लगाया क्यों गया था इमरजेंसी? ये लगाया गया था उस समय इनके बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे, डिसीजन और कहा जा सकता है, लोग कहते हैं कि उनके डिसीजन नहीं थे, संजय गांधी जी के डिसीजन थे। तो उससे क्या होता था और इनको लगने लगा था कि जनता में आक्रोश है और नेता हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। भाई राजनारायण उस समय थे और जो जेपी थे, ये लोग जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है, ये लोग जो है आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ। और एक अभी पिक्चर भी आई थी, क्या नाम था उनकी, जिसमें कंगना रनौत जी ने जो है, हाँ, इमरजेंसी इमरजेंसी पिक्चर है, उसमें दिखाया गया कि भाई वो विरोध कर रहे हैं तो इंदिरा जी ने कहा इमरजेंसी, और निश्चित रूप से उसमें पत्रकारों तक को, पेपर तक, मतलब A to Z कोई भी विपक्ष का नेता रहा हो सबको जेल में डाल दिया गया। आपके बहराइच में बहुत सारे लोग हैं जो डाले गए, जैसे इमरजेंसी के दौरान। हाँ, इमरजेंसी के जो आपके पूर्व विधायक हैं जटाशंकर सिंह भाजपा के थे, ये भी इमरजेंसी में थे, उनके पुत्र भी कहते हैं लेकिन हम तो उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन कोई भी जो सक्रिय था राजनीति में उसे जेलों में डाल दिया गया, और जो बड़े लोग थे उनके साथ तो अमानवीय व्यवहार भी हुए। तो ये इमरजेंसी गलत थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट किया उसको, हाँ, कि नहीं वो गलती थी, ये कोई करता नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये गलती थी और उसकी सजा जनता ने दी, तो ये बड़ी बात है। तो अब धीरे धीरे जो है ये अब हर क्षेत्र में, आप जैसे अभी लोकतंत्र कैसे बचा, जब आप अभी बिहार चुनाव लेटेस्ट हुआ, आप देखिए लोकतंत्र कैसे कुछ ला गया वहां। बिहार चुनाव हुआ, हम ये नहीं कह रहे वहां क्या गड़बड़ी, एटीएम और उसकी बात, उसकी ईवीएम और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ जो पब्लिक के लिए योजनाएं बनाई गई, समाज के लिए योजनाएं बनाई गई, वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद, मतलब चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ बिहार में तो चुनाव से एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले पैसा ट्रांसफर किया जाता है, 10,000 रुपए, उसका प्रभाव हुआ। लेकिन वहां भी मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से एक चीज ये बड़ी बात है, भाजपा के पास तो वहां कोई चेहरा नहीं है और भाजपा के लिए कुछ भी ना कर पाती। लेकिन नीतीश जी की बड़ी बात यह है कि 35 साल का, लगभग 35 साल का उनका राजनीतिक करियर है, उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं है। तो उनके साथ और जो सामाजिक ताने बाने की बात होती है राजनीति में, जिसे हम कह सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, वहां तो उनका समाज मात्र 2% से भी कम है। जिस समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से, वर्मा समाज से आते हैं, जो वहां बहुत कम है। लेकिन उनके साथ लगभग ईबीसी जो अदर वीक सेक्शन है, जो कमजोर व अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो वो तो फायदा हुआ दूसरा। और इनके पास जो योजनाएं दे दी गई 10, और जो जीविका दीदी नाम दिया गया है, उनको चुनाव ड्यूटी में लगा दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई। तो आप एक तरफ रोक रहे हैं, आपने राजस्थान में रोक लगा दी जब राजीव कुमार थे चुनाव आयुक्त, कि भाई नहीं जो है, अब वो तो 1 साल पहले योजना लाए थे, कहीं घोषणा नहीं की जा सकती। और उसके बाद फिर झारखंड में योजना लाई, उसमें रोक लगा दिया गया आपने कि नहीं अब भैया चुनावी साल में आप नहीं कर सकते। और यहाँ चुनावी साल की बात छोड़िए, चुनाव हो रहे हैं, अधिसूचना जारी हो गई उसके बाद, हाँ, TN शेषन साहब ने, एक चुनाव आयुक्त हैं जिनको याद किया जाता अभी भी, उनके बारे में कहावत थी कि वो नाश्ते में नेताओं को खाते हैं जो है। अच्छा। तो TN शेषन साहब कांग्रेस के बनाए ही चुनाव आयुक्त थे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि आज लोग उन्हें याद करते हैं। उन्होंने इस संबंध में शुरू में कहा था कि चुनाव के 3 महीने पहले कोई भी सरकार, चाहे वह सेंट्रल की हो चाहे किसी राज्य की हो, 3 महीने पहले से राज्य में कोई इस प्रकार की योजना नहीं बना सकती है जिससे मतदाता प्रभावित हो। लेकिन आज देख लीजिए, SIR के माध्यम से
सरकार क्या करना चाहती है। भाई आप इतना हड़बड़ी में क्यों हैं? आप इतना हड़बड़ी में क्यों? कहीं भाई और बीएलओ को काम दे दिया गया, शिक्षक हैं, एक तो शिक्षक नहीं है बेसिक स्कूलों में, आप कह रहे हैं कि नहीं हम भाई शिक्षक ज्यादा है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं लोकतंत्र के लिए कि सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मीडिया की जो भूमिका है निश्चित रूप से बहुत संदिग्ध है। और मीडिया को लगता भले ही कि मैं दिखा दूंगा इस तरह तो हम भविष्य में हमारा मूल्यांकन सही होगा, ऐसा नहीं है। आज तक मूल्यांकन हमेशा समाज ने और इतिहासकारों ने सही किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम याद करते हैं और उन्हीं के साथ उनके जूनियर कह सकते हैं या थोड़ा उनसे कम एज में रहे होंगे, हमारे पहले उप प्रधानमंत्री जो है, क्या नाम था उनका, बाबू जगजीवन राम। जितना अंबेडकर जी ने लिखकर, संविधान में लिखकर और अधिकारों को, तो उतना ही लड़ाई उन्होंने समाज के लिए लड़ी। लेकिन उन्होंने क्या किया, सत्ता के लिए उन्होंने समझौता कर लिया, समाज के हितों से समझौता कर लिया। आज देखिए बाबू जगजीवन राम को युवा पीढ़ी जानती नहीं, बाबू जगजीवन राम कौन है? कौन? हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो। थोड़ा और उनके बारे में बताइए। और कांग्रेस के नेता थे और क्या कहते हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर थे। जब इनकी सरकार बनी उसके बाद क्या कहते हैं इमरजेंसी के बाद, तो फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, वो सॉरी जनता दल में शामिल हो गए, वहां भी मंत्री बने। और इंदिरा जी से वो कमेंट करते हैं, अरे तुम देखिए आप प्रधानमंत्री नहीं रह गई ये वो। तो इंदिरा जी ने कहा तो आपकी भी तो इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की, आप भी तो नहीं बन पाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको लग रहा कि नहीं हम सरकार की चापलूसी कर कर, कोई मीडिया हो कोई चैनल हो, सरकार की चापलूसी कर कर हम जो है हम अपनी छवि अच्छी बना ले रहे हैं, इस समय अच्छा हो रहा है। आप देखिए जितने भी न्यूज एंकर, चाहे वो अंजना जी हों चाहे चित्रा त्रिपाठी जी हों, कोई भी एंकर अगर क्षेत्र में गया है तो उसे समाज के विरोध का सामना करना पड़ा है। और वीडियो हैं, भले वो चैनल ना दिखाते हो अपने एंकरों के बारे में, आप शीशे में बैठ कर बढ़िया एक अच्छे 10x10 के कमरे में, या भाई आपका न्यूज रूम बड़ा है वहां बैठ के, आप एसी कमरे में बैठ के आप चाहे जो बोल दीजिए, आप समाज के बीच में जाएंगे तो आपको झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र की जो बात की आपने, मैं ये कह रहा हूं जैसे चर्चा होती है भाई मोदी जी की बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, पूरा देश पसंद कर रहा है। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, आप ध्यान सुनिएगा, जो मैं बच्चों को क्लास में भी बताता हूं। देखिए जैसे हमारे देश में मान लेते हैं 1 लाख मतदाता हैं, ठीक है, और मतदान कितना होता है हमारे देश में, लगभग मान लेते हैं 60% लोकसभा के चुनाव में अधिकतम 60-65 से ज्यादा नहीं जाता है, तो लगभग 6.5 लाख मतदान हुआ। अब सोचिए आप कैसे हम कह सकते हैं कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से भविष्य में निर्वाचन आयोग को या हमारी सरकार को इसमें परिवर्तन करना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं पार्टी लाइन से हट के बात करता हूँ, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि जब हम पूरे एक क्षेत्र का जब हम आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। हमने बताया आपको 65% वोट पड़ा मान लीजिए हमारे लोकसभा चुनाव में हमारे देश में। अब उसमें 65% में 6.5 लाख हुआ 1 लाख का, वो 65,000 हुआ 1 लाख का, 1 लाख का 65,000 वोट पड़ा। और हम 65,000 में कहते हैं कि 40% वोट मिला भाजपा को, और फिर अदर जो 60% अदर पार्टियां हैं जो है मिला उनको। तो इसका मतलब आप और कोई गणित ना लगाइए, 60% आपको 65,500 में ही 60% आपका बाहर हो गया, एक तो पूरा वोट नहीं पड़ा। इसका मतलब मतदाता उदासीन है, तो इसमें सरकार की भी कमी है। भाई कोई अगर बूथ तक नहीं आ रहा है इसका मतलब सरकार से वो उदासीन है, कहते हैं भाई ठीक है हमको क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान ले हम 65,000 ही मान लेते हैं, उसी में जो मतदान करने हैं 65,000 में 40%, 65 का 40% लगभग 25-30 हजार हुआ, 25 से 30 हजार के बीच में हुआ, लगभग 25 से 30 हजार हुआ। सोचिए 1 लाख में आपको 30 हजार वोट मिला, हम 65,000 में ही कर लीजिए तो 30 हजार, लगभग 27-28 हजार हुआ वोट मिला। और हम दावा करते हैं कि पूरे देश ने हमें पसंद किया, पूरे देश में मोदी जी की लहर है, तो ये कैसे हुआ? तो इसमें ये हमारी व्यक्तिगत विचारधारा ये थोड़ा विषय से हटकर है, लेकिन अगर वास्तव में लोकतंत्र स्थापित करना हमारे देश में तो इसमें सुधार करना चाहिए। जैसे फ्रांस में है, अगर फ्रांस में कोई कैंडिडेट 50% से एबव, चाहे वह एक ही वोट हो, जैसे 100 वोट है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में
किसी लोकसभा क्षेत्र में अगर 100 वोट हैं तो उसको 50 प्लस 1 वोट मिलना चाहिए, 50%। अगर 110 है तो 55 प्लस 1 अर्थात 56 वोट मिलना चाहिए, तभी वह सांसद बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। 51% नहीं, 50 प्लस 1, 50% हो जो होगा प्लस 1 एक वोट, मतलब ये मिनिमम है, ज्यादा मिल जाए अलग चीज है। अच्छा, मान लीजिए वहां लोगों ने वोट ही ना किया हो तो? नहीं, जितने लोगों ने वोट किया उनमें से 50% होगा। हाँ 50 जो वैध मत हैं, वैध मत की बात ही नहीं है। अब वहाँ हमारे देश से ज्यादा शिक्षित लोग हैं वहाँ। शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है चुनाव के लिए? शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। हम अगर शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा नहीं, शिक्षित साक्षरता नहीं, शिक्षित होना आवश्यक है मतदान करने के लिए। शिक्षित शिक्षा में 2 चीजें हैं, एक होते हैं जो लोग सिर्फ साक्षर होते हैं, डिग्री ले लेते हैं, हाँ तो वो साक्षर हैं। अच्छा, वो साक्षर होते हैं। शिक्षित वो है व्यक्ति जो समझ है सही और हाँ, जो अपने अधिकार और कर्तव्य को माने और ये जाने कौन उम्मीदवार सही है, कौन उम्मीदवार गलत है, इसके बारे में समझें और किसी बहकावे में ना आए। जैसे सरकार की योजना है 5 किलो राशन, 10 किलो 10,000 रुपए, इस तरह के बहकावे में ना आए। अब जैसे उत्तर प्रदेश में जो बात हो रही, सबसे बड़ा हमारे देश में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कभी कभी कहा जाता है भाई वो संत हैं, योगी हैं, तो मैं व्यक्तिगत तौर से कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ये नेता हैं। अगर वो योगी होते और संत होते तो समाज को बदलने का, और समाज आज भी सबसे ज्यादा हमारे संतों पर और धर्म गुरुओं पर भरोसा करता है। तो अगर आपको समाज को सुधारना चाहिए तो आप उस माध्यम से सुधार सकते थे। आपको विरासत में जैसे परिवारवाद का आरोप लगता है विपक्षी पार्टियों पर, और तो योगी जी के बारे में कोई बहुत कम लोग जानते हैं कि भैया वो भी परिवारवाद से ही आए हैं। जो गोरखनाथ पीठ है उनके जो पीठाधीश्वर थे वो उनके चाचा थे। अच्छा। तो उनके चाचा थे, ऐसा नहीं कि वो अचानक आ गए वहां उनको रख लिए गए। तो भाई परिवार, भाई चाचा थे आपके सगे पिताजी नहीं थे भले, लेकिन परिवार तो आपका भी है ना। वो आप ये थोड़ी कह सकते नहीं हमारे वो चाचा नहीं थे, ठीक है। तो आप जो है किसी व्यक्ति विशेष की जाति के नाम पर काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें काम कर रहे हैं, ये गलत है। आप तो अगर आप योगी हैं, चलिए ठीक है, राजनीति में आ गए आप अपने आप को योगी, तो आप एक न्यूज चैनल में, बाकायदे न्यूज चैनल में जाकर बताते हैं कि मैं ठाकुर हूं और मुझे ठाकुर होने पे गर्व है। ये गलत नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं ये गलत है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात नहीं कर सकता। आप एक तो योगी हैं तो आपकी जाति वही खत्म हो गई, आप योगी हैं आपकी जाति वही खत्म हो गई। योगी की कोई जात नहीं होती, साधु संत की कोई जात नहीं होती, तो आपकी जाति वही खत्म हो गई। सर एक चीज और हम जानना ये चाह रहे थे कि जो पॉलिटिकल साइंस में जो सब्जेक्ट लोकतंत्र है, एक टॉपिक लोकतंत्र है, और आज देश में लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह है जो राजनीतिक पार्टियां लगाती हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो इसको बचाया कैसे जा सकता है, या इसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है? और साथ ही एक क्वेश्चन और है सर कि लोकतंत्र ही इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, लोकतंत्र बहुत जरूरी है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो कोई भी समाज, कोई भी नागरिक किसी भी देश का हो, वो अपने जीवन यापन, अपने जीवन को सही तरीके से नहीं चल सकता। क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं होगा, जैसे उत्तर कोरिया में है, ठीक है, वहां तानाशाही है, तो वहां तो फिक्स है कि आप बाल कैसे रखाएंगे, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे नियम हैं। तो भारत में अगर आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं रहेगा, भारत में भी लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो यही हाल होगा। इसलिए लोकतंत्र जरूरी है। और लोकतंत्र जो विपक्ष पार्टियां लगा रही हैं आरोप, ऐसा नहीं वो झूठा आरोप लगा रही हैं, कुछ तो मैं कहता हूं भले ही राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, कुछ तो ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं संयुक्त में भाई राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे, थोड़ा सा बताइए। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है, जब आप यहां से स्टार्ट करते हैं, जब आप शिक्षण संस्थाओं को बंद करते हैं, और शिक्षा से ही व्यक्ति जागरूक होता है। आप शिक्षण संस्थाओं में ऐसे लोगों को डाल दे रहे हैं कि जो उनको कोई आधार नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है, बशर्ते वो किसी संघ से जुड़े हुए हैं, तो आप उनको वहां डाल दिए। मतलब मेन जो एक ग्रुप है, मान लीजिए देश में कोई ग्रुप है,
उनकी अपनी विचारधारा है। हाँ, आरएसएस ग्रुप है उसमें तो लोकतंत्र जैसे डेमोक्रेसी है, अब मुझे बोलने की आजादी है, आप यहाँ बैठे हुए हैं बोल रहे हैं, आपको बोलने की आजादी है, हर एक को है यहाँ पर भारत में, किसी को भी ले लो। अभी आपने मीडिया की बात करी कि उन पर थोड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं, तो हम मतलब आम आदमी, एक समझ लीजिए मैं एक रिक्शे वाला हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे समझूंगा कि लोकतंत्र से ये डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र खतरे में है, इसे हम मूव करके किसी और तरफ जा रहे हैं, तानाशाही या राजशाही या इसके अलावा जो भी। तब तक आप किसी आम नागरिक को तब तक लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आएगा जब तक वो अपने अधिकारों की मांग नहीं करेगा। वो 5 किलो राशन पर जिंदा रहे तब लोकतंत्र नहीं खतरे में रहेगा। वो जवाब ना, क्वेश्चन ना करे, सवाल ना करे सरकार से। जैसे अंग्रेज जब थे, अंग्रेज, हाँ, तो अंग्रेज जब थे तब भी लोग थोड़ा बहुत बोलते होंगे शायद, मैं तो उस टाइम था नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उन लोगों ने जो हमसे गुलामी, पता चला कि हम गुलामी कर रहे हैं, उसका मेन कारण था टैक्स। वो हमसे टैक्स ज्यादा लेते थे। तो क्या अंग्रेजों के जमाने में भी लोकतंत्र था या नहीं था? नहीं, अंग्रेजों के जमाने में वो तो लुटेरे थे, वो हमारे देश में व्यापार करने आए थे। हाँ। तो उन्होंने हमारे देश को लूटा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी हुए हैं। निश्चित रूप से अगर अंग्रेज ना होते तो भारत में जो है, जो कुप्रथा हजारों साल से चली आ रही, जातिवाद, छुआछूत, असमानता की, ये निश्चित रूप से खत्म ना होती। अगर अंग्रेज ना होते तो बाबा साहब जो है हो सकता पढ़ ना पाते। ठीक है, और बहुत सारी उन्होंने जो है लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा की व्यवस्था की और सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की, जिसका आज वर्तमान में सरकार विरोध कर रही, कह रहे नहीं हम उनको पढ़ाएंगे, गुरुकुल पढ़ाएंगे। और ठीक है, अच्छी बात है, गुरुकुल खोलिए आप। क्या होगा गुरुकुल में? क्या पढ़ाएंगे? गुरुकुल में आप वेद वेदांत पढ़ाए जाएंगे, सावरकर को पढ़ाया जाएगा, आरएसएस की विचारधारा को पढ़ाई जाएगी। आपने वेदों की बात की, वेदों में एक किताब है मनुस्मृति, हाँ, उसको भी स्टडी कराया जाएगा। हाँ, मनुस्मृति कराया नहीं जाएगा, हाँ, स्टार्ट हो गई है, दिल्ली विश्वविद्यालय में उसे डाल दिया गया, पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, मैंने तो कोई खास तरीके से पढ़ा नहीं, मुझे बेसिक बेसिक चीजें उसकी पता है। बेसिक चीजें हमें भी पता है, मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं बाबा साहब में मुझको इतनी आस्था है कि उन्होंने पढ़ी है और उन्होंने जलाई है उसको, तो निश्चित रूप से मन स्मृति जो है, और उनके माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से, उनकी किताबों के माध्यम से जो समाज में बातें आई हैं, उससे मैं 100% सहमत हूँ। और निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए मन स्मृति सही नहीं है, और मनुस्मृति को ना पढ़ाया जाना चाहिए, ना उसके बारे में जानने की जरूरत है हमें। हाँ, अगर सही होती तो इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, ठीक है, जिसे 19 भाषाओं का ज्ञान रहा हो और कई सब्जेक्टों विषयों में पीएचडी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कई विषयों में उसको पीएचडी हो, उसके बाद अगर वो कोई जला रहा मनुस्मृति, इसका मतलब कि वो हमारे समाज तो भाई अब जिसको मानता है कि गुलाम होने चाहिए, हम सर्विस से, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन सभ्य समाज के लिए नहीं। मानो सोचिए, हमारा हजारों साल से SC ST OBC के साथ, शूद्रों के साथ इस तरह का, कुत्ता जा सकता है, कुत्ते को पाला, लेकिन अगर कोई SC ST और OBC का समाज का व्यक्ति अगर कर ले, छू ले, बर्तन छू ले या उसको छू ले, तो उसके साथ अमानवीय। अभी सोचिए, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और ये घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि जानते हो, जो मनवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग, उनको लगता है हमारा पुराना जमाना आने वाला है। अच्छा, कैसे? वो आप देख लीजिए, जो घटनाएं घट रही हैं उनमें दोषी कौन है? नहीं, पुराना, हमें तो ये लगता है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पुराना जमाना जो आपने कहा कि पुराना जमाना आने वाला है, उनको लगता है। ये है क्या पुराना जमाना? पुराना जमाना यही कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारे सामने जो है सब अछूत है, हमारे सामने कोई काम नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये हमारी केवल सेवा के लिए है। और ये देश जब आजाद हुआ तो देश की आजादी के साथ इन सब लड़ाई सिर्फ टैक्स की नहीं थी, लड़ाई किसानों की अलग लड़ाई थी, स्टूडेंट्स की अलग लड़ाई थी, जो व्यापारी थे उनकी अलग लड़ाई थी, और उन सारे ग्रुप्स ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया, गांधी जी के नेतृत्व में लास्ट लड़ाई लड़ी गई। तो लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं थी कि अंग्रेजों ने हम पर टैक्स थोप दिया है, ठीक है, बहुत सारी चीजों की थी, छुआछूत की थी, महिलाओं के अधिकारों की थी, किसानों की अधिकारों की थी, व्यापारियों की थी। उसके अलावा जो प्रशासन में बैठे हुए थे उनकी अपनी लड़ाई थी, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, आजादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ रहे, या और भी जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लीड किया, उनके साथ वो आ गए, तो आजादी तो हमें उन सारी चीजों से मिल गई थी। अब आप कह रहे हैं कि एक समाज है जो ये चाहता, उन्हें लगता है ऐसा कि हम वापस से वो सारी चीजें गेन करेंगे, तो वो चीजें कौन सी हैं जिनके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं?
वही है कि धर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लागू, भाई मनुस्मृति लागू होने का मतलब वही व्यवस्था लागू होने की कि हम वर्ण व्यवस्था, और उसी आधार पर फिर समाज को चलाया जाए, मनुस्मृति व्यवस्था लागू की जाए उसी की। भाई पढ़ाया क्यों जा रहा है आप? एक मैं शंकराचार्य को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था का मतलब ये नहीं होता है कि जो ब्राह्मण है वो सिर्फ पूजा पाठ कराएगा या पढ़ाई का काम करेगा, या क्षत्रिय है वो सिर्फ राजा बनेगा, या फिर जो वैश्य है वो सिर्फ बिजनेस करेगा, जो शूद्र है वो सिर्फ सेवा करेगा। उन्होंने कहा कि ये एक उपाधि थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने कोई ऐसा काम चुना जो सेवा है, तो वो शूद्र में आ गया था। अगर उसने बिजनेस को चुन लिया, व्यापार को चुन लिया, तो वैश्य में आ गया। देखिए अगर कोई आदमी राजा बना, समाज जागरूक हो रहा है, पढ़ रहा है। ये जो शंकराचार्य हाँ वही बात कर रहे हैं, शंकराचार्य ने इसीलिए कहा, उनको लग रहा है कि जो हम लोगों की मठाधीशी, जिसको हम जगत गुरु नाम दे देते हैं, आपके भारत में पूरे शिष्य नहीं, आप पूरे जगत के गुरु अपने आप को उपाधि दे देते हैं, ठीक है। वो धर्माचार्य ठीक है, उनका काम धर्म, आप किसी भी धर्म को आप बढ़ाइए आगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम धर्म है, ये पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, आप करिए, लेकिन आप अनावश्यक रूप से जो व्यवस्था का समर्थन करते हैं, मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, निश्चित रूप से आप गलत दिशा में समाज को मोड़ रहे हैं। और ये प्रयोग है बाकायदे, इसके पीछे बैकग्राउंड है। हम जहां से छूटे थे, हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, वहां से छूट गया था हमारा। तो हिंदू राष्ट्र, भैया आप हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य ही यही है। आप एससी ओबीसी को क्यों रखेंगे, कहाँ रखेंगे आप बताइए? रामनाथ कोविंद जी जाते हैं तो उनके लिए बैरियर लग जाता है। हमारी वर्तमान राष्ट्रपति महोदया जाती हैं जगन्नाथ मंदिर तो उनके लिए बैरियर लग जाता है। संसद, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ, संसद का प्रमुख अंग और सर्वोच्च अंग और हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति है। और संसद का प्रमुख अंग 3 अंग होते हैं संसद के, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आप संसद का इनॉग्रेशन होता, उद्घाटन होता है संसद, और वहां राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता कि, और पूरे देश के ब्राह्मणों को और पुजारियों को बुलाया जाता है। क्यों नहीं बुलाया जाता भाई? हम उनका विरोध नहीं करें, आप बुलाइए, ठीक है, आपकी विचारधारा बुलाइए, लेकिन आप संसद के प्रमुख अंग को नहीं बुला रहे, राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि वो राष्ट्रपति शूद्र हैं। अच्छा, वो शूद्र हैं, बुलाया नहीं, इसलिए नहीं बुलाया गया। भाई आप और क्या लॉजिक दे सकते हैं बताइए? भाई प्रमुख अंग हैं, उनके बिना संसद नहीं चल सकती, उनके परमिशन से संसद चलती है, उनकी अनुमति से चलती है, भले ही वो संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री सलाह देता है उसके बाद, लेकिन वो संसद के सत्र को बुलाता है, आहूत करता है, सारी चीज उसके सारे अधिकार, लेकिन वो संसद के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकता, उद्घाटन में नहीं आ सकता, क्योंकि शूद्र है। बगल में अभी ध्वजारोहण हुआ, अच्छी बात है भाई, राम मंदिर बन गया, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, आप राम मंदिर से खुश नहीं है? नहीं, हम भी नहीं कह रहे, राम मंदिर से खुश है भाई, राम मंदिर बन गया, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप वहां भी, आप बगल में, आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, आप उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? अवधेश पासी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ठीक है, आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? पूरे देश के साधु संतों को बुलाया, हम कह रहे हैं बार बार, इसलिए कह रहे हैं, हमें उनसे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन भैया वो वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम 1 बजे तक स्नान नहीं किया मैंने वहां, इसलिए कि मान लो 1 बजे कोई निमंत्रण आ जाए, कह दे भाई कि 1 दिन पहले कि हम 1 बजे तक स्नान नहीं की, कि भाई कोई आ जाए तो लौट ना जाए, इसलिए हम बैठे थे, इंतजार किए, नहीं आया निमंत्रण, तो बुलाना चाहिए। तो वो भी वहां भाई बात तो उठेगी ना। आप भले ही तर्क दो कि नहीं, हमने तो इसलिए नहीं बुलाया कि आए नहीं थे, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आया था। अरे भाई, राम मंदिर के उद्घाटन में, और कहते हैं भाई उनके प्रवक्ता तर्क देते हैं, और महत्वपूर्ण प्रवक्ता, मतलब आप समाज को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मंदिर में बुलाने की क्या जरूरत है, मंदिर में बुलाने की क्या जरूरत है भैया? किसी आम आदमी का कार्यक्रम नहीं, हम नहीं जा रहे हैं मंदिर में, आप नहीं जा रहे हैं मंदिर में। किसको उन्होंने मना किया बुलाने की जरूरत? नहीं, कहा कि भाई अवधेश पासी को जब विपक्ष ने उठाया, क्यों नहीं बुलाया गया? वहां के सांसद हैं अयोध्या के, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? तो शूद्र है इसलिए नहीं बुलाया गया, एससी इसलिए नहीं बुलाया गया। तो इन्होंने तर्क दिया भाई मंदिर में बुलाने की क्या जरूरत? भैया प्रधानमंत्री आ रहे, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री छोड़ो मुख्यमंत्री भी जाएगा तो बिना बुलाए वहां कोई नहीं जा सकता। उनकी बात छोड़िए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, अगर वो आए, यहाँ आए,
तो आपका अगर कार्ड बना है, आपका नाम है उस लिस्ट में, तभी आप उनसे मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल सकते। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका प्रोटोकॉल है। आप बिना आमंत्रण के कैसे पहुंच जाएंगे अवधेशवासी? वो अपनी बेइज्जती कराने जाएंगे, उनको भगा दिया जाएगा। इसलिए जो है ये सारी चीजें हैं। सर, आप पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे जानकार रहे हैं, बहुत सारी बातें हमारे बीच हुई हैं। आप एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं, हमारी एक दिन बात हुई थी आपसे इस बारे में। तो राजनीतिक दल से जुड़ने का क्या मतलब था, जबकि आप एक प्रोफेसर थे, आप बच्चों को? देखिए, हम मूलतः रायबली से हैं। हाँ। रायबली जनपद जो है, जहाँ से माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के जो नेता हैं इसके देश में, उनके संसदीय क्षेत्र से आते हैं। तो वहाँ जो है, वहाँ से मैं हमारे घर का राजनीतिक बैकग्राउंड था। हमारे पिताजी के बड़े भाई जो है प्रधान थे और हर तरह की राजनीतिक सक्रियता थी। तो पिताजी तो हमारे कांग्रेस में थे, फिर बसपा में आए। हम बसपा में पदाधिकारी थे, सेक्टर प्रभारी थे हम जो है बसपा में, ठीक है। तो जब हम यहाँ आए, बहराइच आए, तो बहराइच में जब आए तो 17 में मैंने ज्वाइन किया किसान पीजी कॉलेज बहराइच। उसके बाद हमें लगा कि यार अब देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो हमें लगा कि यार ठीक है, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तब किसी राजनीतिक दल से यहाँ नहीं जुड़ा हुआ था, और तो हमें लगा कि यार एक शिक्षक होने के नाते मुझे, भले ही लगता है कि हमारा कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, हमारे घर की इनकम अच्छी है, ठीक है, लेकिन समाज के साथ बहुत गलत हो रहा और समाज सही दिशा में, हमारे देश की राजनीति नहीं जा रही। तो मैं 2022 में राजनीति में, यहाँ बहराइच में राजनीति में सक्रिय हुआ और बिना किसी पद के मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रचार करने लगा। तो वीडियो, और आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, तो यहाँ के स्थानीय नेताओं के पास वीडियो पहुंचे, फोटो पहुंचे। तो उन्होंने चुनाव के बाद, अधिकतर लोग मना कर देते हैं कि सरकार नहीं बनी, तो हमें चुनाव के बाद बुलाया गया, 22 में ही बुलाया गया। तो माननीय जिलाध्यक्ष जी ने और मंत्री जी की सलाह से, माननीय मंत्री जी या सरसा पूर्व मंत्री जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो है, उनकी बहराइच में जो भी होता है उनकी सलाह से होता है, और होना भी चाहिए। वो डिजर्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कद है ऐसा, वो चाहे उनके पिताजी की वजह से हो, चाहे, और उन्होंने बनाया भी अब, और अपने अंदर और सुधार कर रहे हैं, बहुत बेहतर सुधार कर रहे हैं। आप देखिएगा 27 में अगर इस बीच मिले होंगे तो आपको लगेगा बहुत परिवर्तन किया उन्होंने अपने अंदर। और निश्चित रूप से वो मान चलते हैं 27 के लिए वो अपने आप को और मेंटेन कर रहे हैं, जो है सारी चीजें अपने आप को शारीरिक रूप से भी बदल लिया उन्होंने, एकदम स्लिम हो गए हैं, थोड़ा बहुत हो गई है। हाँ, तो सारी चीजें बहुत अच्छा। तो हमसे कहा गया मौर्य जी कि आप जिम्मेदारी लेंगे, आप ऐसे कॉलेज में हैं। तो हमने कहा सर, कॉलेज कोई मायने नहीं रखता, और अगर मैं डरता और सारी चीज़, तो मैं पहले ही क्यों प्रचार करता? मैं तो किसी पद पर नहीं था। अगर कहें तो आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए, तो हमने सोचा छोटी मोटी जिम्मेदारी होगी। हमने कहा सर ठीक है, कोई दिक्कत। क्या शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष आपको बनाया जाना चाहिए? तो हमने कहा ठीक है सर, आपने भरोसा किया, हम मना नहीं किया, क्योंकि मैं पहले से था एक्टिव, छात्र राजनीति से एक्टिव था अपने यहाँ रायबली में फिरोज गांधी कॉलेज में। तो हमें ऐसा नहीं था कि पहली बार हम करने जा रहे हैं। फिर राजनीतिक दल में पदाधिकारी भी था बसपा में, और सक्रिय रूप से काम भी करता था वहाँ। तो फिर हमें लगा कि ठीक है, जिम्मेदारी मिल रही है, और इच्छा भी थी, हमें इसकी विचारधारा अच्छी लग रही थी। बहन जी ने अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बसपा इसलिए मजबूरी में छोड़नी पड़ी। आप वो उस तरह से, हमें लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बहुत बड़ी नेता, उन्होंने देश, समाज, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम किया। आर्थिक रूप से शेड्यूल कास्ट भले ना मजबूत हुआ हो, लेकिन उनकी शासन काल में मानसिक रूप से बहुत मजबूत हुआ। शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC समाज बहुत मजबूत हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है उस राजनीतिक दल में, उससे मुझे थोड़ा असहमति महसूस हो रही थी। तो हमने कहा भाई अब यहाँ नहीं रहा जा सकता जहाँ सहमति हो। तो वर्तमान भले ही कोई कितना अच्छा रहा हो, लेकिन अगर वर्तमान में गलत काम करने लगे या उम्मीदों के अनुरूप काम ना करे, तो उस कंडीशन में फिर उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। तो हमें लगा कि नहीं, समाजवादी पार्टी जो है लड़ रही है, और समाज के जो मूल मुद्दे हैं, संविधान है, लोकतंत्र है, उसके लिए काम कर रही है। तो हम भले ना बदल पाए, लेकिन हमें ये कभी ग्लानि नहीं फील होगी यार, जब देश में सब हो रहा था तो हम बैठे थे चुप्पे, हम अपनी नौकरी कर रहे थे, हमारा घर चल रहा था बढ़िया, आराम से हम ऐसी की जिंदगी चल रहे थे, क्या करना भैया, हमको कौन सी दिक्कत है। लेकिन हमें लगा कि नहीं,
और क्लास के माध्यम से बच्चों को मैं सही बात बताता हूँ। अभी भी भले कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीज हमारे यहाँ, लेकिन मैं सही बात करता हूँ। जो गलत है सरकार की नीति उसको गलत बताता हूँ, जो सही है उसको सही कहता हूँ। तो इसलिए तब मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी ने प्रस्ताव भेजा प्रदेश अध्यक्ष जी को वहाँ, और चर्चा हुई होगी वहाँ, जो भी हुआ हो प्रक्रिया जो वहाँ की हुई, अंततः हमारा नाम वहाँ से अलॉट हुआ प्रदेश कार्यालय से कि हाँ फला व्यक्ति को जो है शिक्षक सभा का जिलाध्यक्ष बनाया जाता है। तब से मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल सक्रिय हो गया और पूरी कोशिश करता हूँ कि जितनी जो जिम्मेदारी दी गई है हमें पार्टी की तरफ से उसको निभाऊं, और सामाजिक जीवन भी, समाज में भी जागरूकता फैलाने की व्यक्तिगत रूप से काम करता हूँ किसी की जरूरत हो। और एक जो व्यवस्था की गई है समाजवादी पार्टी द्वारा, एक जो विजन दिया गया, एक विचारधारा पैदा की गई, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है। पीडीए। पीडीए क्या है? इसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नाम दिया है। कभी कभी वो चेंज करते रहते हैं, लेकिन मैं तटस्थ हूं। मैं मानता हूं कि हमें कोई संकोच नहीं है, हमें किसी जाति धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कमजोर होता है, एक घर में अगर 3 भाई हैं तो माँ बाप जो सबसे कमजोर बच्चा होता है उसी के साथ खड़े होते हैं। तो अगर हमारा राजनीतिक दल कमजोर तबके के साथ खड़ा है, इसमें कोई बुराई नहीं। मैं पीडीए का मतलब केवल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही मानता हूं और कुछ नहीं मानता हूं, और होना भी चाहिए। और अगर आप पिछड़ा मानते तो भी सामान्य वर्ग में भी पिछड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता, वो भी पिछड़ा है। अगर आप इसे ब्रॉड स्तर पर समझना चाहें, विस्तार इसका देना चाहें तो, लेकिन जो मूल है वह पिछड़ा का मतलब SC ST OBC समाज, ठीक है, दलित आ ही गया उसमें, और अल्पसंख्यक हो गया। तो निश्चित रूप से इस समय उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर वो किसी व्यक्ति के नाम के आगे मोहम्मद लगा है, पीछे या आगे लगा है, तो अगर वो थोड़ी सी गलती करे तो उसके घर के में पूरा बुलडोजर चल जाएगा। बल्कि भले ही कोई भी माँ बाप नहीं चाहता उसका बच्चा बिगड़े, लेकिन गलती बच्चा करता है उसके पूरे घर को तोड़ दिया जाता है। और अभी एक लेटेस्ट घटना हुई सिरप कप सिरप वाली। लेकिन अब वो स्वजाति हैं शासन सत्ता में बैठे एक लोगों के, इतने बड़े लोग, इतने लोग मारे गए, लेकिन आज तक अभी वहां तक उनकी जांच ही हो रही है ना। जो पकड़ा गया मेन आरोपी था उसके घर बुलडोजर पहुंचा, ना जो उनके बॉस थे उनके घर बुलडोजर पहुंचा, क्योंकि वो उनके स्वजाति लोग हैं। और बहुत आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान में भर्तियां हो रही हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, वो जाति आधारित हो रही हैं, सब दिख रहा है। लेकिन ना मीडिया बोल रही है, सोशल मीडिया थोड़ा दिखाती है, लेकिन कभी कभी उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो जाता है, अमानवीय व्यवहार हो सकता, तो बेचारे वो भी डर जाते हैं। हाँ, हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो है ऐसी संस्थाओं में जहां पूरी तरह से किसान PG कॉलेज में, मतलब एक राजनीतिक दल और उससे जुड़े संगठन को आराम से सारी चीजों की परमिशन दे दी जाती है, चाहे वो RSS के कार्यक्रम हो, चाहे ABVP के कार्यक्रम हो, चाहे कॉलेज के अंदर। हाँ, कॉलेज के अंदर कार्यक्रम RSS के होते हैं। हाँ, होते हैं। कैसे, क्यों? और उसमें जैसे सीमा जागरण मंच जोड़ दिया गया कि भाई हम यहाँ दल उनके लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं तो भैया कॉलेज में क्या काम करेंगे आदिवासियों के लिए? भैया यहाँ कौन आदिवासी, कितने आदिवासी आए थे? और तो क्या ग्रुप, मतलब कौन सा ग्रुप होता है कॉलेज में ये सब काम करने के लिए? ये भाई RSS होता है, और RSS हमेशा अपने आप को कहता है मैं गैर राजनीतिक हूँ, और हर तरीके से वह मदद करता है। और उसकी विचारधारा भी यही है कि जो सरकारों की दिख रही है, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री, वो कॉलेज में जो आपने बताया कॉलेज के प्लेस में, उनके ग्राउंड में जो होता है, अभी ABB का कार्यक्रम होने जा रहा है। आप हैं जुड़े हैं सोशल मीडिया से? मीडिया से तो एक राजनीतिक दल है एक तरीके सच, हाँ, लेकिन वो जुड़ा है अभी 15-16 में शायद, मैंने बताया था आपसे, देखिएगा अभी कवर करिएगा आप, वही होगा पूरा। अभी कल 5 तारीख को, हाँ कल शायद वहाँ कार्यक्रम था, पूजा पाठ हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। अब उसके बाद वहाँ का वो कहेंगे छात्र संगठन है, उसका राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। ABVP के बारे में तो सभी जानते हैं कि राजनीतिक, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के छात्र संगठन अगर वहाँ कैंप लगाना चाहे, सदस्यता कैंप, तो उनको नहीं लगाने दिया जाता है।
अच्छा। कहा जाता है भाई आप देख लीजिए अपने हिसाब से हम परमिशन नहीं दिए, एबीवीपी को लगता है तो कहते हैं भाई हमने परमिशन नहीं दिया उनको, आप भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो आप समझिएगा। दिक्कत होगी तो मतलब दिक्कत करा दी जाएगी, फिर हमारे लोगों के ऊपर, हमारे जो विपक्ष के राजनीति हैं उनके बच्चों पर मुकदमा लिखा दिया जाएगा। बेचारे जो थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं वो आगे से हट जाएंगे, करेंगे भी नहीं। तो इसलिए हाँ, तो इस तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये सब जगह हस्तक्षेप होता। और पुराने जो संस्थाओं में नियुक्तियां हैं प्रोफेसर की, उसमें से 17 में से 13 वैकेंसी जो है स्वजाति हो गए। स्वजाति मतलब जो सरकार में प्रमुख रूप से हैं, जैसे कौन, जैसे क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज के लोग जो उनके 13 नियुक्तियां हो गई। ये जातिवाद मीडिया को नहीं दिखता है। अखिलेश ने कहा 86 में 56 यादव हो गए, बल्कि जब विधानसभा में विपक्ष के नेता थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने कहा था भाई आप शासन में आप दिखा दीजिए, जबकि आप डाटा बता रहे हैं 12 में 86 में 56 या 17 16 में कि हमारे शासनकाल में 86 में 56 यादव हो गए थे, आप रखिए ना समाज के सामने, निकाल के डाटा रखिए। आप तो आप भाई ये थोड़ी है कि हम अभी का डाटा, भाई आप सरकार में आप पुराना 10 साल 20 साल 25 साल पुराना डाटा निकाल सकते हैं, निकालिए दिखाइए समाज में। तो जवाब नहीं दे पाए, और अभी वर्तमान में हो रहा तो कोई दिखा नहीं रहा। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो कॉलेज में भी बोल देते हैं, उनके सामने बोल देते हैं, जो वहाँ के मैनेजमेंट उनके सामने भी बोल देते हैं, और हर तरीके भाई हम रखते हैं बात, हम जानते हैं अधिकतम क्या होगा। ठीक है, अधिकतम क्या होगा, जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के साथ हो रहा है, और जो वहाँ अभी कांग्रेस में शामिल हुए, क्या नाम है, शेड्यूल कास्ट के हैं प्रोफेसर साहब हैं, उनके साथ हुआ। सोचिए उनको 8 साल से प्रमोशन नहीं हुआ, उनसे बाद में लोग आए, उनका प्रमोशन हो गया। अच्छा, जाति यहाँ पर भी देखेंगे सब जगह भैया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने, अभी आप केंद्रीय छोड़िए, राज्य विश्वविद्यालय इतने हैं, कितने बीसी हैं एससी ओबीसी के, मुश्किल से 2-3 भैया एससी। तो आप कह रहे हैं कि हम भाई हिंदू हैं, तो हिंदुओं का यही हिंदू राष्ट्र है आपका। आप, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं बहराइच को, माननीय योगी से मैं मांग करता हूं कि अगर वो हमारी बात वहां तक पहुंचे तो वो बहराइच से पहले स्टार्ट करें। किस चीज के लिए? कि बहराइच को हिंदू जिला घोषित किया जाता है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदू जिला, पहले एक तो स्टार्ट तो करें। ठीक है, या आप वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय को हिंदू का मुख्यमंत्री कार्यालय घोषित किया जाता है, फिर आप वहां एससी एसटी ओबीसी को प्रतिनिधित्व क्या दे रहे हैं, ये आप दिखाइए हमको। कि वो झाड़ू पोछा लगाएंगे, कि आपके राजनीतिक दल में कुर्सी और झाड़ू पोछा करेंगे, यही करेंगे। जैसे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल में बैठा दिया जाता है, दिखाया जाता है कि नहीं आप, ये आपकी हैसियत है। आप सत्ता में 2017 में किसके नाम पर आए? केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष से, तो ओबीसी समाज आपके साथ जुड़ा कि आप जो है हमारे ओबीसी समाज का व्यक्ति जो है बताइए प्रदेश अध्यक्ष है, तो मौर्य के साथ साथ अदर ओबीसी कास्ट आपके जुड़ा। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो आपने कहा नहीं यार, कैसे इस कोई जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र स्थान रखता है, चाहे मौर्य हो चाहे यादव हो, वो कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है? और उसके नीचे कैसे भैया जो अपने आप को सर्वोच्च जातिवादी मानते हैं, जाति व्यवस्था में सर्वोच्च मानते हैं, वो अपने आप को नीचे कैसे देखेंगे? जो व्यक्ति राजनीतिक आपके राजनीतिक दल में नहीं था उसको लाके आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो क्यों मांग कर रहे हैं? जो हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए रैली निकाल रहा है उसके आप वीडियो देखिएगा, वो कह रहा है कोई इसके यहाँ आया तो वो तो कहते हैं भाई पर्चा निकालते हैं, अपना पर्चा नहीं निकाल पाते हैं। वो देश में आतंकवादी घटना उसका पर्चा निकाल दें भाई, हमारे देश के सैनिक क्यों शहीद होते हैं, निकाल दें भैया, वहां पहलगाम में हमला होने वाला है या विस्फोट होने वाला पर्चा निकाल दें भैया, क्यों हमारे संसाधन बचा? भाई हमने पाकिस्तान पर हमारा युद्ध हुआ, हमारा गोला बारूद खर्च हुआ, अगर पहले पता चल जाता तो हमारे सैनिक भी ना आता होते, हमारे अरबों रुपए खर्च हो गया हमारा। हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया और उचित जवाब दिया और पूरी तरह के जवाब दिया, लेकिन भाई इससे हम बच जाते ना, वो हमारे देश जो पैसा बचता हमारे देश के विकास में काम आता। ठीक है, अन्य चीजों में भाई। और कहता है वो बाबा, मैं तो बाबा नहीं मानता हूँ, लड़का है, नया लड़का है, हमसे उम्र में छोटा होगा जो है 28-30 साल। हाँ, और हमारी एज 42 वर्ष है। वो बाबा किस चीज का? वो कहता है कोई व्यक्ति आता है एससी एसटी ओबीसी में, अरे अरे ऐसे कहता, पैर उठा के पैर छूने जा रहा था, अरे अरे तुम अछूत हो, छुओ ना, नहीं अछूत अपवित्र हो जाएंगे। बताइए, महिलाओं को जिनके सिंदूर ने खाली प्लाट कहता है, लड़कियों को ये खाली प्लाट है। ये बाबा हैं आज
और धर्म गुरु का काम धर्म पर बात करने की, ठीक है। आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, यहाँ संविधान है, ठीक है। हमारी व्यक्तिगत आस्था धर्म के विषय, हम हिंदू धर्म से हैं, इस्लाम धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से, ये हमारी व्यक्तिगत आस्था है, ठीक है। और वो अभी रामभद्राचार्य जो है वो सोचिए धर्मगुरु मानता है अपने आप। अभी क्या कहा आपने सुना होगा, देखा होगा, वाइफ डब्ल्यू वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, और क्या है हाँ क्या वाइफ क्या बताया था, फुल फॉर्म में याद नहीं आ रहा, बताया था वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। मतलब एक महिला बस इतना है वाइफ, और इतनी महिमा गाई गई। अगर इतनी एंजॉय की साधन होती तो हमारे प्रभु श्री राम, भगवान राम ने माता सीता के लिए युद्ध किया, और अपनी पत्नियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे उदाहरण, लोग लड़ जाते हैं, और तुम उनको एंजॉय का साधन बता रहे हो। तो ये बाबा हैं ये। और उसकी मानसिकता क्या होगी, जो ब्राह्मणों में भी इतनी ऊंच नीच ढूंढता हो। रामभद्राचार्य ने कहा पाठक, इस तरह की 4-5 जातियां गिराई थी ब्राह्मणों, का ये नीच ब्राह्मण है। अब सोचिए, अच्छा ब्राह्मणों में भी ये होता है क्या? नहीं, वो मान रहे हैं, हम तो भाई संविधान को मानते हैं, और संविधान और ये मानते हैं सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता है। चाहे वह जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, वो हमारे नजर में समान है। अगर वो हमें इज्जत देगा तो मैं उसको इज्जत दूंगा, अगर वो मेरा सम्मान करेगा तो मैं उसके सम्मान करूंगा। तो जो ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच ढूंढता, तो वो एससी ओबीसी की मानसिकता में, उसकी मानसिकता में एससी ओबीसी के बारे में क्या होगा, ये तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। अभी और ब्राह्मणों में जातियां नहीं याद आ रही मुझको, पाठक कन्फर्म है, मैं पाठक इसलिए नहीं बोल रहा हूं गलत ना हो जाए। पाठक को उसने कहा नीच जाति ब्राह्मण है ये, तो ब्राह्मण तो है लेकिन ब्राह्मणों में वो नीच। हाँ, पाठक उपाध्याय, दूसरी जाति याद आ गए, उपाध्याय ये भी नीच ब्राह्मण है। सोचो, ब्राह्मणों के भी वो कह रहा है कि और धर्मगुरु हो, आपके लिए तो सब समान होने चाहिए, समान होना ही चाहिए। लेकिन आप, और जो बात आती, मैं ऑन कैमरे कहना चाहता हूं कि लोग कभी कभी कहते हैं आप हिंदू धर्म की कुरीतियों पर या उस पर, फिलहाल वो लोग नहीं मानते कुरीतियां हैं, ऊंच नीच छुआछूत और जातिवाद को नहीं मानते हैं, जो मनुवादी हैं, जो मनुस्मृति, जो सामंतवादी हैं, वो कहते हैं हमेशा, कभी कभी मुझसे तर्क होता है तो कहते हैं कि भाई आप इस हिंदू धर्म की अव्यवस्था पर ही या आडंबरों पर ही या उस पर क्यों सवाल उठाते हैं, अन्य धर्मों के उस पर नहीं उठाते हैं, नाम लेते हैं, अन्य धर्म में भी तो कमियां हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनको जवाब मेरा ये है कि भैया आपने हमारे अधिकार छीने हैं। मैं हिंदू हूं, और आपने जाति के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया है, आपने जाति के आधार पर हमें पढ़ने नहीं दिया, आपने जाति के आधार पर हमें कुएं में पानी नहीं पीने दिया और नल में पानी नहीं पीने दिया, आपने जाति के आधार पर हमें अपने बराबर बैठने नहीं दिया। तो हम लड़ाई दूसरे धर्म वालों से लड़ने जाएं, या अपना विरोध हम दूसरे धर्म वालों से करें? भाई अगर हमारी खेती पर कब्जा, हमारे 2 भाई हैं, हमारी खेती कब्जा हमारा बड़ा भाई कर रहा है, तो हम लड़ने जाएंगे पड़ोसी से कि नहीं भैया तुम यार बहुत गलत इंसान हो, हमारे खेत पर कब्जा कर लिए हो। तो ये तो कहीं की बात नहीं होती, कहीं नैतिकता की बात नहीं। हमारे भाई ने कब्जा किया है, हमारे अधिकार छीने हैं, तो हम उससे बात करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे। हम पड़ोसी से क्यों बोलेंगे? अगर पड़ोसी से बोलते तो इसका मतलब मैं, जिसने हमारे अधिकार छीने हैं उसके सामने मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्या अधिकार छीने हैं? थोड़ा अधिकार जैसे हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हम हजारों साल से अभी भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अच्छा, कैसे? जैसे रिसर्च स्कॉलर देखिए, अभी बीएचयू की घटना थी, रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली, उनको इतना टार्चर किया गया जात के आधार पर। और विश्वविद्यालयों में जो अगर SC ST OBC के प्रोफेसर्स नहीं होंगे तो SC ST OBC को PhD कौन कराएगा? सही बात, ठीक है, कौन PhD कराएगा? भाई आप तो ऐसे तो करा नहीं रहे हैं, कराएंगे आप। मैं आपके कैमरे बोल के जा रहा हूं, हमारे यहाँ रिसर्च ऑटोनॉमस कॉलेज है और यहाँ आरक्षण नहीं लागू हुआ। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां जो है SC ST OBC को प्रतिनिधित्व कहा गया, बच्चे नहीं है। और आरक्षण का नियम ये है सर, जो है अगर मान लीजिए 10 सीटें हैं आपके, ये मान लीजिए आपका एक विभाग है, वहां निकाली गई 10 सीटें PhD के लिए, तो आवेदन एक भी SC OBC ने किया नहीं है,
तो आप ऐसा नहीं कि आप 10 सीटें जनरल से भर देंगे, आप वो सीटें रिक्त रखेंगे। जितनी अनरिजर्व सीटें हैं उन्हीं को भर सकते हैं। SC 50-49% हुआ SC ST OBC का रिजर्वेशन, आप वो सीटें रिक्त रखिए, 50% सीटें रिक्त रखिए, 5 भर लेते आप, लेकिन 8 आपने कर लिए। तो ये भी अभी तो ये भी हो रहा है, ठीक है। और मैं जानता हूं ये सारी बातें बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता, मैं तो कॉलेज में भी बोलता हूं, और लोग अपने आप को गर्व से कहते हैं नहीं भाई हम ना जातिवादी हूं ना उच्च नीच को मानता हूं, लेकिन तो ये आरक्षण का विरोध इतना ज्यादा क्यों है? और सबसे ज्यादा अब जो हमला हो रहा अभी है इसलिए हो शिक्षा से वंचित किया जाए, बेसिक बंद किए जा रहे हैं, और सारी की अगर कोई पढ़े लिखे तभी तो अपने अधिकार जानेगा, तभी अधिकार की मांग करेगा। अनपढ़ रहेगा तो कहेगा चलो भैया, कह देंगे चलो आज भैया हिंदू धर्म खतरे में है। भैया हमारे देश का प्रधानमंत्री से लेकर 99% हमें उम्मीद रखता शायद कहीं इस्लाम धर्म या अन्य धर्म को मानने वाला कोई संवैधानिक पद पर होगा। सब भैया हिंदू हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, फिर भी हिंदू धर्म खतरे में है। अरब में 2-4% जो है हिंदू होंगे अरब कंट्री में, और 90% या 95% इस्लाम मानने वाले लोग हैं, वहां हिंदुओं के अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं। और भारत में 90% वो मानते हैं, 75% हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है, और सारे महत्वपूर्ण पदों पर हिंदू है, फिर भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। समाज को और देश के नागरिकों को और युवाओं का हमारा ये कहना है, आप सजग रहिए और समझदारी से काम करिए। किसी के कहने पर किसी पार्टी का झंडा ना उठाइए। ना हिंदू धर्म खतरे में है, केवल खतरा है तो किसी राजनीतिक दल को खतरा है, और सत्ता के लिए वो लोग। अगर हिंदू धर्म खतरा तो भाई आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, उनको भाई लाइए ना आंदोलन में, वो हिंदू धर्म को बचाएं आके। और घर के गरीब घर का बच्चा जिसके खिलाफ आंदोलन मार दिया जाएगा, पैर टूट जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा, वो उसका सहारा छिन जाएगा, वो लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप उकसा के लड़ाई लड़ा रहे हैं। तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, सत्ता खतरे में है, इसलिए कहा जाता है हिंदू धर्म खतरे में है। और मैं ये कह रहा हूं, उनसे पूछना चाहता हूं जो लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, 600 साल लगभग मुगलों ने शासन किया, और 250 साल लगभग अंग्रेजों ने शासन किया। और मुगलों ने शासन किया, कहते हैं भाई तलवार के धन पर धर्म परिवर्तन कराते थे, अंग्रेज बंदूक के धन पर धर्म परिवर्तन कराते थे, तब हिंदू धर्म नहीं खत्म हो गया। अब हिंदू धर्म खतरे में कैसे हो गया भाई? जब उनके पास तलवार थी, आपके पास कोई कुछ नहीं था। हाँ, तब खतरे में नहीं था, तब नहीं खतरे में पड़ा हिंदू धर्म, खतरा में नहीं समाप्त हुआ। और आप समाज को डर दिखा रहे हैं कि नहीं भैया अगर इस्लाम धर्म वाले बढ़ गए तो भैया ये गजवाए हिंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमको ठीक है, आप हमें नहीं, आप हम हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन पहले एक जिला बनाइए, हिंदू राष्ट्र, हिंदू जिला बनाइए, हिंदू जिला बनाइए, और उसमें समान रूप से जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धनाथ मंदिर, जितने मंदिर हैं सब में SC OBC के पुजारी बैठा दीजिए आप, तब हम मान जाएंगे। चलो फिर हम भी समर्थन करेंगे, आपके साथ झंडा लेके चलेंगे, नहीं चलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप हमारी लड़ाई इसलिए करा रहे हैं इस्लाम, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अछूतों वाला व्यवहार कभी नहीं किया। अगर आप और एक चीज कह रहे हैं, एक चीज और बात आती है कभी कभी कि भैया जो पुराने ब्राह्मणों ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो अब यार क्या उनसे बदला लिया जाएगा? हाँ, ये भी बात होती है। ये बात, अरे भैया हम बदला नहीं ले रहे हैं, हम कहाँ, हमारी जो बहन जी की सरकार में उसमें देखिए सभी इस लोगों का प्रतिनिधित्व था, राष्ट्रीय अखिलेश सपा की सरकार में सब लोगों का प्रतिनिधित्व था, ठीक है। तो हम बदला नहीं ले रहे हैं भैया, हम तो अपने अधिकारों की अधिकार चाह रहे हैं अपने। हम अभी तो हम दूसरे के अधिकार के बाद छोड़ो, हमको अपने अधिकार नहीं मिले, हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। और तो फिर अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि हम क्या उनसे बदला लेंगे, तो मान लो मुगलों ने जो किया, तो क्या आप वर्तमान जो यहाँ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनसे आप उनका बदला लोगे? इधर ये तर्क दे रहे हो, उधर दूसरा तर्क दे रहे हो कि मुगलों ने गलत किया, ये बहुत अत्याचारी थे, ये बहुत ये थे, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये ना उठने पाए ना बढ़ने पाए। डायरेक्ट तो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य यही है कि लोगों को कैसे जो है डोमिनेट किया जाए, ठीक है।
और कभी करेंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन अगर ये गलती से अगर ये कर दें, संभव नहीं असंभव है, कर नहीं पाएंगे, इनकी क्षमता नहीं है, अगर कर देंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। फिर तो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम पे बात थोड़ी होगी, फिर तो विकास पे बात होगी। और ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये अगर इनको अपने विकास और कार्यों पर भरोसा होता तो हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम पर बात ना करते ही। इसलिए जरूरी, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा। निश्चित रूप से जहां भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा से उनसे पूरी तरह सहमत हूं। हमारे जिले का नेतृत्व और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व, जो भी आदेश देगा, जो भी जिम्मेदारी देगा, मैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। अभी बीच में हमें ये जिम्मेदारी दी गई थी बहराइच जनपद की, और एक जिम्मेदारी मिली थी शिक्षक एमएलसी का चुनाव था, उसका प्रभारी बनाया गया था मुझे, तो मतदाता बनने थे और सारी चीजें। तो जब तक चुनाव नहीं हो जाता, शायद 26 में है, नवंबर दिसंबर में तब होगा, तो जिम्मेदारी दी गई, तो उस जिम्मेदारी को जितनी क्षमता है, जितने संसाधन है, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। और देश के हित में क्या है, और समाज के हित में क्या है, लोकतंत्र के हित में क्या है, संविधान के हित में क्या है, ये ईमानदारी से काम करूंगा। और कहीं भी किसी प्रकार से, किसी विचारधारा से प्रभावित होकर मैं गलत काम नहीं करूंगा। और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा संवेदनशील राजनेता, ये आप कह सकते हैं कि मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं, तो इसलिए कह रहा हूं। आप देखिए जो घटनाएं घट रही हैं वर्तमान में, अभी वो जा रहे थे, बलिया जा रहे थे, आप देखिए रास्ते में एक दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति मिला, आंदोलन हो रहा था, प्रोटोकॉल लोग, सुरक्षा व्यवस्था ने कहा नहीं इधर से लेकर, नहीं मैं इधर से जाऊंगा, देखूं क्या है। पता लगा उसकी पत्नी को रोडवेज ने धक्का मार दिया तो मर गई, तो उन्होंने 2 लाख रुपए की मदद की और डीएम को तुरंत फोन किया। इस तरह का आप एक उदाहरण बता दीजिए किसी और सत्ताधारी दल से या किसी और नेता में बता दीजिए। उनको तो इतना खतरा है भाई, वो प्रोटोकॉल है, फिर भी उतर कर। और एक उदाहरण नहीं है, कहीं चाय पीने लगते हैं तो कहीं कहाँ चले जाते हैं, कहीं कहाँ चले जाते हैं, तो ये वास्तव में वो देखा जाए तो जननायक हैं। और इस तरह के, और जब उन्होंने अपने, सबसे बड़ी बात है, देखिए उन्होंने काम कितने महत्वपूर्ण किए। एम्बुलेंस, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090, युवाओं के लिए स्टेडियम खेलने के लिए। इससे पहले आप बता दीजिए, इतनी लंबी लंबी सरकारें, स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कराता था? उत्तर प्रदेश में नहीं कराता था। हाईवे, इतना अच्छा हाईवे आज तक नहीं बन पाया जो है। भाई आप इतने साल से हैं, आपको जब फाइटर जेट का परीक्षण करना होता तो अखिलेश जी का हाईवे ही क्यों चुना जाता, उनका बनाने वाला? इसका मतलब उनके हाईवे पर आपको भरोसा, अपने पे नहीं भरोसा है। तो आप अपनी वास्तविकता जानते हैं। तो बहुत बच्चों को लैपटॉप, लड़कियों को साइकिल, इस तरह की योजनाएं, और आप उनको आरोप लगा रहे हैं। और जब गुंडाराज की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति होगा भैया जो SC ST OBC समाज को आगे लाएगा, उसे गुंडा बना दिया जाएगा, उसे माफिया बना दिया जाएगा, उसे जंगल राज वाला बना दिया जाएगा, उसे भ्रष्टाचारी बना दिया जाएगा। अखिलेश यादव जी को मैंने देखा है नाम लेते हुए, जो बड़े बड़े अपने आप को माफिया कहते हैं और कुछ हैं भी नहीं, मंच से धक्का देते हुए मैंने देखा है। कुछ हैं भी, किसको? अखिलेश यादव को? हाँ, अखिलेश यादव जी ने उनको मंच से उतार दिया, क्या जाइए, और अपने आप को दिखाना चाहते थे मीडिया में, मंच से, और सार्वजनिक मंच से, ये नहीं कि कमरे में, मंच से कह दिया था जाइए। नाम नहीं लेना उचित है। अखिलेश यादव का ये मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव? हाँ, जब मुख्यमंत्री तो उन्होंने मंच से हटा दिया जो लोग माफिया थे। और सबसे बड़ी बात, और भाई आप देखिए, अगर करणी सेना की जो बात आती, क्या अगर करणी सेना, अगर ये ना होते, योगी जी की सजाती ना होते लोग करणी सेना में, तो इनकी हिम्मत थी तलवार लहराना, ये कहाँ का संवैधानिक व्यवस्था है? आगरा में। हाँ, आगरा में क्षमता थी करने की, नहीं होती। आप हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ तो नहीं बोल पाए, वो सांसद है राजस्थान की, और आपका जन्म स्थान वहीं का है, आप वहां नहीं बोल पाए। वो तो इससे भी गहरी बात कहे थे। क्या कहा था? कि यही कि भाई अब वो शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं दोबारा। उन्होंने बोला था, जैसे लालजी सुमन ने बोल दिया था वहां संसद में, उसी प्रकार उन्होंने उससे भी बड़ी बात बोल दी थी कि मुगल से डरते थे और ये करते थे, वो करते थे। लेकिन उनके खिलाफ करणी सेना ने एक शब्द नहीं बोला, और वहां भी आपकी सरकार, राजस्थान में भी, लेकिन आप नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो उनकी जाति व्यवस्था, वो सक्षम जाति से हैं। सक्षम जाति का मजबूत हैं, मतलब उनका जाति आर्थिक रूप से मजबूत है और सब तरीके से मजबूत हैं। तो लगा कि यार हमको तो उससे ज्यादा जवाब मिल जाएगा। और लालजी सुमन दलित बिरादरी से थे, जानते थे भैया ये दलित है, इनका समाज थोड़ी इनके साथ खड़ा होगा।
वो तो डरेगा कि मुकदमा लिख जाएगा तो फिर हमारा जीवन यापन कैसे होगा। तो यही सारी चीजें हैं। तो युवाओं को फिर एक बार मैं लास्ट में कहना चाहूँ, आप अपने आप, भगवान बुद्ध का एक संदेश है, अपदीपो भव। किसी की बात को इसलिए मत मानिए कि किसी टीचर ने कहा है, किसी राजनीतिक दल ने कहा, किसी नेता ने कहा, वह चाहे किसी पद पर। आप सोचिए कि आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है, आपके देश के लिए क्या सही है, आपके संविधान के लिए क्या सही है, आपके परिवार के लिए क्या सही है। उस हिसाब से काम करिए, नहीं तो जीवन, रोजगार समाप्त हो रहे हैं। स्कूल बंद होंगे तो रोजगार समाप्त। आप क्यों, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, आपके माँ बाप पैसा खर्च करें इसीलिए तो हमारा बच्चा कहीं रोजगार पा जाएगा। रोजगार का मतलब हम ये नहीं करें सरकारी नौकरी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार कर सकती है। लेकिन फिर भी रोजगार, स्कूल बंद होंगे रोजगार खत्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें करना ही है। ठीक है, तो ठीक है सर, अब किसी और सेशन में बहुत सारी बातें हो गई हमारे आपके भी, कोई और सेशन करेंगे, थोड़ी और बात करेंगे, हमारी बातें छूट गई हैं बहुत सारी। और आप लोगों को अगर ये पॉडकास्ट सही लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हम और भी इसी तरीके के पॉडकास्ट आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो ये मंच दिया है, ये पहली बार था मेरा जो है किसी माइक के सामने, आपने काफी बढ़िया बात की है माइक के सामने बोलने का। तो बहुत सारी चीजें हो सकता है इसमें क्या कहते हैं ना समझ में आए, या स्पीड ज़्यादा रही हो, या वॉल्यूम कम हो गया होगा। लेकिन निश्चित रूप से इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस तरह का मंच दिया। और निश्चित रूप से अगर आप मंच मिलता रहा तो बेहतर होता रहेगा, सुधार होता रहेगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।